अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नावल सुर्ख अंचल अस कलम तानिया तहर किस्त नंबर 12। 2 हफ्ते बाद की शादी की वजह से घर में समा ही अलग बंध गया। अफशीन ने सबसे बाइक कार्ड का लिया था। कबीर बस मुस्कुरा कर पलट गया। वो अपनी खुशी का इजहार उसी शख्स के सामने करना चाहता था जिसको वो पाने जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ सालार ने सब कुछ अरेंज करने की ठान ली थी और अरज भी उस बार उसके साथ था, क्योंकि बड़े भैया के लिए उसे नैन बहुत पसंद आई थी और सबसे ज़्यादा नैन की तारीफ़ें वो ही किए जा रहा था। जैन भी अपने घाम से निकलकर अब उन सब के साथ मौजूद था। यार प्रेशर ढोलकी मंगाओ, सबसे पहले अमल ने कहा। लो जी, सारी चुड़ैलें शुरू हो जाएंगी, गाना गाना सिर्फ सालार भैया गाएगा, जैन ने कहा। तो अमल ने उसको नागवारी से इग्नोर कर दिया। अलबत्ता प्रेशर जान छोड़ देने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उठकर जैन के 2 मुक्के रख दिए। सालार और आज़ाद दिल खोल कर हंसे। यार ये बड़े भैया को भी पकड़ कर लाओ, जहन आरज ने कहा, क्योंकि वो सब महफिल लगाए बैठे थे। सब ख़वातीन कपड़ों के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, जबकि बाबा हमेशा की तरह नाराज स्टडी में बांध थे और बाकी सब फंक्शन की चीज़ें अरेंज कर रहे थे। ना भाई, कभी मुझे शूट ना कर दे, जैन ने फ़ौरन इनकार कर दिया। यार जाओ बुला कर लाओ, सालार ने उसको धक्का दिया तो जैन बुरा सा मुंह बनाता वहाँ से चला गया और कबीर के रूम का दरवाज़ा बजाया। सब उसी को देख रहे थे, जो बेहद डर रहा था। ये ही सालार का रूम होता तो अंदर कब का घुस चुका होता, मगर कबीर के रूम में एंट्री से पहले दस्तक जरूरी थी। यस कम इन, कबीर की आवाज़ पर जहन अंदर दाखिल हुआ। हाँ बोलो। कबीर ने उसको देखा। वो बड़े भैया सालार भैया कह रहे हैं, आप भी बाहर आ जाएं। जैन ने मलबा सर सालार पर डाला। मेरा मूड नहीं, जाओ दरवाज़ा बंद कर देना, कबीर ने कहा। जैन तो फट से बाहर निकलने लगा और पीछे से सालार खुद ही उठकर आ गया। उसके हाथों से किताब खींच ली। सालार कबीर ने गुस्से से देखा। अपने दिल की गुदगुद को गुस्से में छुपाओ यार। खुश हो तो खुशी ज़ाहिर करो, हमने कौन सा तुम्हारी टांगें खींचनी है। वो आराम से बोला। शट अप, तुम्हारी वजह से ये सब बिगड़ रहे हैं, कबीर बोला। क्या वाकई? सालार ने खूब अदा करी की और कबीर को घसीट कर बाहर ले आया। तभी अफान भी ये खबर सुनकर पहुंच गया था और कबीर को बीच में खड़ा करके फिर सब लड़कों ने भंगड़ा डाला। उसके इर्द गिर्द जब लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी, आरस को पहली बार इतना खुश देख रही थी आयत। उसने सालार के पाँव में टांग उड़ाकर एक पाँव से भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, जबकि गाना सालार गा रहा था और बिलाश व उसकी बात बेहद ज़बरदस्त थी। उसी में अफान और जहन भी शामिल हो गए, जबकि कबीर अपने ओछे भाइयों की हरकतों पर मुस्कुराहट दबा गया। सांस फूलने पर वो सब सोफे पर बैठ गए। पानी, सालार ने आयत की तरफ देखा और वो जी जी करती उठ गई। जैन, सबसे बुरा तुमने डाला है। प्रेशर ने कहा, मैं पैदाइशी भंगड़े डालने वाले हूँ क्या? जैन ने मुंह बनाया, जबकि सालार लंबे सांस भरता उसकी कमर पर मुक्का मार गया। जवान होश में आ गए हो, पानी का गिलास भरते हुए वो बोला तो जैन मुस्कुरा दिया। लाशौरी तौर पर निमल से निगाह मिली, जो उसकी तरफ देख रही थी। आंखों में गुस्सा, नागवारी सब था। जैन ने निगाह फेर ली। मुझे भी दे दो कुछ, लगता यूं मैं भी तुम्हारा। ऐत ने अफान को जब पानी दिया तो आरज चिढ़ कर बोला। ऐत ने गिलास टेबल पर रख दिया। आरज इस बेइज्जती पर हैरान रह गया सबके सामने, जबकि सालार और अफान के कहकों में जहन का भी कहका शामिल हो गया था। कबीर अलबत्ता मुस्कुरा रहा था। जो मेरी बहन ऐसे छक्के मारती रहो, सालार ने दाद दी। जिस दिन विकेट उड़गी ना लग पता जाएगा, आरज ने घूर का जवाब दिया। और 30 मार खान, बकवास पेट में ही रख, उसके भाई बैठे हैं, समझा? सालार ने घूर कर उसको देखा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आरज ने साफ इनकार किया। वैसे कबीर, ये ऐद की शॉपिंग आरज को करानी चाहिए, राइट? सालार किसी के मामले में टांगे उड़ाए बिना बाज आ सकता था। ऐद ज़रा खफीफ सी हो गई। आरज का पानी बाहर को निकला है। जीनी को मनाने के लिए वो तो अपने सारे पैसे उसे भेज चुका था। अब तो उसके पास ही इतने ही थे कि वो अपने छोटे मोटे खर्चे कर लेता। कहाँ पूरी शादी की तैयारी कराना। लो, मैं क्यों कराऊं? आरज ने नफ़ी की। तमीज़ से आरज, कबीर ने कहा तो आरज मुंह बनाने लगा। कल ही तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफ़र हुए हैं। तुम्हारी बीवी को शॉपिंग तुम ही कराओगे, कबीर ने फैसला सुनाया। तो आरज सालार को घूरने लगा, जो अपने हंसी पानी के गिलास के पीछे दबा रहा था। आरज का बस नहीं चला, कच्चा चबा जाए। ये बड़े भाई भी किसी मुसीबत से काम नहीं होते, उसे आज महसूस हो रहा था। आ गई समझ, कबीर ने अपनी बात पर जोर दिया। ये बड़े भैया, आरज ने कहा और ऐत को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लंबी स्याह घने पलकें झुकी हुई थीं। उसने इस खूबसूरत जिस्म से निगाह हटा ली। दिन ब दिन वो ऐसी होती जा रही थी कि आरज उसके चेहरे से निगाह ही नहीं हटा पाता था। वो सब काफ़ी देर वहाँ बैठे बातें करते रहे और जब रात ज़्यादा होगी तो मुर्तज़ा साहब को बाहर निकलकर सब पर बरसना पड़ा, तो सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में भाग उठे। अगली सुबह से काम शुरू हो गया। कबीर ने मुर्तज़ा साहब को हर मुमकिन तरीके से मनाने की कोशिश की और वो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो मान ही गए थे और फिलहाल कबीर के लिए इतना ही बहुत था। कबीर और आरज ऑफिस चले गए। जब जहन कॉलेज जाने के लिए तैयार ही था, तभी सालार नीचे आ गया। वो अपने नाइट ड्रेस में था,
जब मुर्जा चले जाते थे तभी वो नीचे इस तरह उतरता था। कहाँ जा रहे हो सालार? आराम से चेयर घसीट कर बैठा। दोबारा कॉलेज? जहन ने बताया। गोली मारो कॉलेज को, सालार ने मुंह बनाकर कहा। क्या वाकई? जहन एकदम खुश हुआ। ऑफ कोर्स मेरे भाई, गोली मार दो कॉलेज को, जब तक कबीर की शादी नहीं होती। वो बोला तो जहन ने गहरी सांस भरी। और बड़े भैया? जहन को उसी की फिक्र थी। उसे भी गोली मार दो, सालार ने हल्की आवाज़ में कहा और दोनों हंस पड़े। लड़कियों तुम भी कॉलेज को खैर बात कह दो, आराम से शादी के बाद जन्म। अमल और प्रेशर से भी कहा। सब ही खुश हो गए, जबकि मदिया ने नफ़ी में सारे लाए। कबीर से खुद निपटना फिर। वाई नॉट माई मॉम, फिलहाल कॉफ़ी का कप दें ताकि मैं होश में आऊँ। आरज ने मैसेज किया था। बाबा ने मेरे लिए लिस्ट रेडी कर दी। वो मुंह बनाकर बोला तो मदिया उसके लिए काफ़ी बनाने चली गई। लड़कियां अपने कपड़े डिसाइड करने लगी। जैन तुम ले जाना इनको, सालार ने कहा। मुझे नहीं जाना उसके साथ, अमल एकदम बोली। सब ने हैरत से उसको देख। क्यों बदतमीजी कर रही हो अमल? तर्जीला ने घूरा। जैन अलबत्ता गुस्सा काबू कर रहा था। अब ये लड़की ज़्यादा कर रही थी जो उसने नहीं किया। उसकी सजा देने की कोशिश कर रही थी। अमल वहाँ से चली गई, जबकि सालार ने जहन को देखा जिसने निशाने उचका दिए और दोबारा नाश्ता करने लगा। गुड इवनिंग सर, पीए की कॉल उसने पिक की। गुड इवनिंग। वो घर से निकल ही रहा था और अभी वो फ़ोन करता उसकी खुद ही कॉल आ गई। अच्छा किया तुमने फ़ोन कर लिया, मुझे मार्केट जाना है, उसने कहा। तो पीए ने अभी पहुंचने का काम। सालार ने 10 मिनट उसका वेट किया और वो पहुंच गया। ड्राइविंग के दौरान उसने दोबारा उससे बोला। हाँ बोलो। वो बोला सर आपने मैडम के बारे में कोई आर्डर नहीं दी। उस दिन के बाद पीए बोला तो सालार ने उसकी तरफ देखा। वो दिन याद आ गया। हाथ की चोट अब भी हरी थी। कंफर्टेबल है? उसने बस इतना पूछा। यस सर, अब कुछ कंफर्टेबल है। शायद उन्हें यकीन हो गया कि आप नहीं आएंगे अब, उसने कहा। तो सालार ने सर हिलाया। गुड। ये आदत कब ख़त्म होती है तुम्हें कुछ पता नहीं? सालार ने मोबाइल एक तरफ रख कर पूछा। सर मेरे ख्याल से उनकी इद्दत कुछ दिनों तक ख़त्म हो जाएगी, पीए ने बताया। सालार ने उसकी जानिब देखा तो वो उसे समझ जाने का 4 महीने 10 दिन का अरसा और सब बातें बताई। लगता है मौलवी रहे हो तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट से पहले? सालार हंसा। नहीं सर, ये कॉमन बात है, पीए ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा मुझे नहीं पता थी। खैर जिस दिन ख़त्म हो जाए उस दिन उसके बारे में बात करना। सर एक सवाल करूं? पीए ने पूछा। तो सालार जो दोबारा मोबाइल उठा चुका था मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हम पूछो, उसने कहा। सर अब इद्दत ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे? उसने कुछ झुझकते हुए पूछा। जायज़ तरीके से इज्जत लुटनी है उसकी, सालार ने आम से लहजे में कहा, जबकि वो एकदम गाड़ी रोक गया। सर वो हैरानी से देखने लगा, जबकि सालार ने उसको घूर कर देखा। साले इतनी भी तमीज़ नहीं, मेरा मतलब है समझ जाए। शादी करूँगा लेकिन सर भाई तुम्हें क्या मसला है? साहब को माही मैडम याद है क्या? पीए ने बताया। तो सालार जैसे थम गया। जब वो बैंकॉक में शूट के लिए गया था माही तब उसके साथ काफ़ी सेट हो गई थी और सलार से शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि सलार ने भी हामी वाले मगर अनुसरण नहीं किया था। खैर वो तो उसकी मुंतज़िर थी। सलार ने गहरी सांस खींची। तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं। उस लड़की, वो सिर्फ उसकी थप्पड़ की सजा सलार के रूप में मिल गई। मगर सर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, कब से बोले जा रहे हो? सलार ने घूरा। पीए खामोश हो गया। अब बोलो भी, उसने जाना चाहा। पीए ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सर आई थिंक वो मैडम ऑलरेडी मतलब काफ़ी कुछ सह चुकी है। वो बोला लफ्ज़ों को संभालने की कोशिश की। यार तुम्हें मैं सही को लगता हूँ, बस मुझे लगता है वो शादी मैटीरियल है और आप मुझसे मज़ीद सवाल नहीं करना। सर आपको वाकई दिलचस्पी नहीं उनमें? उसने आखिरी सवाल किया। नहीं, सालार ने साफ जवाब दिया और वो खामोश हो गया। वो तो समझा था कि सालार को मोहब्बत हो गई है जो उसने उस लड़की को उठवा कर अपने फ्लैट में रहने की जगह दी थी, मगर यहाँ तो कहानी ही अलग थी। और उसे हैरत हो कि ये शक काफ़ी अजीब है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसने आखिर करना क्या है। बहरहाल माही तो उसके लिए सीरियस थी, ये बात वो बखूबी जानता था। जबकि जिसने सीरियस किया था वो भूला बैठा था। शादी की तैयारियों का जोश ही अलग था। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। घर में शॉपिंग मुसलसल जारी थी। मदीहा को तो किसी के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। नानी भी गांव से आ गए थे। सबके साथ अब के ऐमन भी आई थी। वो देखना चाहती जिसके लिए कबीर ने उसे ठुकराया वो कौन है। घर मेहमानों से भर गया। अफशीन अब भी ठीक नहीं हुई और सलार को तो उस दिन के बाद फुर्सत ही नहीं मिली सर खुजाने की। मुर्तज़ा ने हर काम की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। जैन अपनी मस्ती में मगन था, आने वाले वक्त से अनजान। जबकि अरज़ को ऐद के कपड़ों की फिक्र थी, क्योंकि कबीर उससे बार बार यही पूछ रहा था कि तुमने ऐद को शॉपिंग कर दी। अरज़ ने कंपनी के अकाउंट से किसी को बताए बिना पैसे निकलवा लिए, क्योंकि शादी की वजह किसी का ध्यान नहीं था उस तरह। वो ऐद के रूम में आया। ऐद बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, हालांकि सब बाहर थे। फिर वो यहाँ क्यों थी? उसने रूम का दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आ गया। उसे शायद एहसास नहीं होता, तभी वो यूं ही लेटी रही। आरज़ को उसका गुलाबी लाभ और चेहरे का नीला ऐसा नज़र आ रहा था। ऐद ने अचानक ही आंखों पर से हाथ हटाया तो सामने उसको पाया। दोनों की निगाह एक दूसरे में उलझ कर रह गई। ऐद ने निगाह फिर कर उठना चाहा, जबकि आरज़ ने पैसे दूसरा बेड पर फेंक कर उसके सामने बैठ गया। ऐद का दिल बुरी तरह धड़का। क्यों आए हैं? वो पूछने लगी।
यहाँ क्यों बांध दो, आरिज ने सवाल किया। उसकी आंखों के पर्दे फूले हुए थे। आरिज के सवाल पर ऐत की आंखें तेज से भीगी और उसकी आंखों से बेसख्ता आंसू निकलने लगे। आरिज ने बेजारी से उसको देखा। लाजमी वही मुर्गे की एक टांग जो वो कभी करेगा नहीं, उसका घम बनाया जा रहा था। मगर ऐत ने आंसू साफ कर लिए उसके चेहरे पर बेजारी देखकर। मैं हैरान हूँ तुम्हारी डटाई पर, आरिज ने एक अबरूज का आकर देखकर। ऐत को लगा उसके दम घुट जाएगा। उस शख्स की नफरत खत्म ही नहीं हो रही थी, दिन ब दिन अजीब हो रही थी। खुद ही उसके पास आता और खुद ही तानस करता। उसी हालत में वो क्या कर सकती थी। मेरी उदासी और किसी भी गम का अर्ज आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐत ने कहा और चादर हटाकर उठने लगी। अर्ज को हंसी आ गई। क्या वाकई तुम इस कमरे में बंद ये नहीं सोच रही कि नानी ने तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे वजूद से साफ पहचान लिया? तो वो वही बात करने लगा जिसका खौफ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगर कोई पहचान भी गया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये बच्चा आपका, फिक्र ना करें। आयत ने अजियत की इंतहा पर पहुंचने सुर्ख नजर से उसको देखा। आरज के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तो किसका है ये बच्चा? वो संगीन लहजे में उसका बाजू जकड़ गया। किसी का भी हो सकता है मगर आरज आपका नहीं है। आयत ने गुनाह किया और वो उसे छुपाती फिर रही है। कोई भी पहचान मुझे परवाह नहीं। वो अचानक उसे दूर धकेलते चिल्लाई, जबकि आरज का हाथ उस पर उठा और उसका चेहरा सुर्ख कर गया। मुझे और मेरे बच्चे को गाली दे रही हो? वो दाड़ा आपे से बाहर ही लगा। कोई सुन लेगा फिर क्या जवाब देंगे? वो सिसकने लगी। इतनी तकलीफें ना दे मुझे कि उसके निशानात छुपाने मुश्किल हो जाए। अब उस थप्पड़ के निशान को कैसे छुपाओगी? वो जैसे खुद अजीती का शिकार लगे। आरिज के दिल पर लगी थी आज पहली बार उसकी हरकत। ये बच्चा मेरा है जैज और मुझे परवाह नहीं। ये बात खुलती है ये नहीं। अच्छी बात है, मुझे भी परवाह नहीं। मेकअप से थप्पड़ के निशान को छुपाती वो बोली। ये सब क्या कर रही हो तुम? आरिज की बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसने उसके हाथ से सामान लेकर दूर उछाल दिया। दफ़ा हो जाए आप मेरे कमरे में से, वरना बाहर निकल कर आपका इतना तमाशा लगाऊं कि यहाँ मौजूद सब सोचेंगे कि ये आयत है। वो भी बिना लिहाज के चिल्लाए। तुम्हारी इस चोंच पर कदम रखने मुझे आते हैं आयत। उसने उसका मुंह जकड़ रखा और उसको दूर धकेल कर बाहर निकल गया। दर सीढ़ियाँ उतरता वो कई लोगों की नज़रों में आया था। वो बेहद हैंडसम था। हैंडसम तो मदिया के चारों बेटे ही थे और ये बात तो सब भी कहते थे। वो मम्मा के कमरे में पहुँचे तो वहाँ भी मेहमान थे, नानी भी थी। देखो लड़को कैसे सुर्ख लिए मुंह उठाए फिर रहा है। नानी ने झिड़क दिया। मम्मा कुछ देर बात कर सकता हूँ? आरिज साहब से बोला। हाँ बोलो बेटे, मदिया ने पूछा। अकेले में, वो कहकर बाहर निकल गया। अरे देख लो मदिया हमसे भी पर्दादारी होने लग गई। नानी ने बुरा मनाया। मदिया शर्मिंदा से बाहर निकल गई और आरिज के पास है। रुखसती चाहिए मुझे आयत की, वो भी काल ही बड़े भैया की मेहंदी पर। वो बोला। ये बड़े तने हुए थे, चेहरा पर पसीना सा था। क्या किया है तुमने आयत के साथ? मदिया ने उसका शाना पकड़ा। उसे आयत की फिक्र होने लगी। मैं आपको फैसला सुना चुका हूँ, आरिज बोलकर वहाँ से निकल गया। मदिया ने सर थाम लिया। ये सब क्या हो रहा था? वो अंदर आई तो उसके चेहरे परेशानी थी। क्या हुआ मदिया? फिर से नानी ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराई और सलार का नंबर डायल किया। बेटे ज़रा ऊपर आओ, उन्होंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थकावट से उसका बुरा हाल था। मूड अलग ख़राब था कि नींद पूरी नहीं हो रही थी। न जाने किस नोयत के सुकून की तलाश थी। सुर्ख आंखों और सुर्ख नासत जो ये पता दे रही थी कि वो बीमार पड़ गया। काम के बर्डन के बहस वो अंदर है। जी मम्मा, उसने बिना किसी को देखे पूछा। तो अहमद तो उसको देखती रह गई। कबीर तो शायद सोबर सा लगता था मगर सलार क्या पर्सनैलिटी थी। वो वहीं होकर नज़रों से देखती रही। बड़ी बड़ी आंखों में बला की नागवार थी हर चीज़ के लिए। बेटा नानी से सलाम नहीं किया? मदिया ने कहा तो उसने नानी के आगे सर झुका, फिर मामी के आगे और फिर ऐमन को एक निगाह देकर वो मदिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। बहराओ ज़रा, मदिया मुस्कुरा कर बोले। सलार बाहर निकल गया जबकि ऐमन के लबों पर उसको देखकर अजीब मुस्कान आ गई। अम्मी जी, कबीर ने तुम मन मानी निकाली सलार के लिए। ऐमन की बात चला रहे। मामी बोले तो नानी जो पान खा रहे थे जोश में आई। हाँ ये तो तुमने ठीक है मगर ज़रा ठरे दिमाग का है। नानी बोली क्योंकि सलार के बारे में मदिया से सुन चुकी थी। नानी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मैनेज कर लूँगी। ऐमन ने कहा तो उन्होंने उसके सर पर प्यार किया। अगर तुझे पसंद है तो फिर कर लेती हूँ, बात पक्की। उन्होंने कहा तो ऐमन मुस्कुरा दी जबकि दूसरी तरफ मदिया ने सालार को सारी बात बता दी। मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका, वो गुर्रा है, आराम से बात करो। सालार और मैं भी यही चाहती थी कि आयत की रुखसती हो जाए, जितनी जल्दी हो इतना बेहतर है। मदिया बोले। भाई ये कोयलों पर क्यों खड़े हो? कबीर के बाद हो जाएगी रुखसती, ये काहली करने की किसी से कैसी जिद है? सालार ने गुस्से से कहा। तुम्हें मैं कह रही हूँ सब संभाल लो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मदिया आयत के ख्याल से ही कह रही थी। ठीक है, सालार ने कहा। उन्हें बिगड़े तीरों से वहाँ से गुजर गया। मुझे लगता है उसकी तबीयत नहीं ठीक। मदिया बुड़बुड़ाती हुई अंदर है। जाए ऐमन बच्चे को दूध में हल्दी दिया, सारी थकावट उतर जाएगी। नानी ने कहा तो ऐमन जल्दी से उठी, अम्मी ये प्रेशर दे देगी। मदिया बोले चुप रहे बस। उन्होंने कहा तो वो चुप हो गई जबकि ऐमन ने सालार को ऊपर जाते देखा तो मुस्कुराकर किचन में आ गए। दूध हल्दी बनाकर वो ऊपर जाने लगे। ऊपर का पोर्शन बेहद हसीन था।
यूनिक चीज़ें, महंगी तर्ज का वो सुकून देह जगह थी। ऐमन अंदर आ गया और सलार अंधा बिस्तर पर लेटा था ऐमन जरा सी खांसी, सलार झटका खाकर मुड़ा। ऐमन को देखकर पल भर के लिए हैरान हुआ। आप यहाँ? उसने कहा। आप थक गया, ये दूध हल्दी ले लें, ठीक हो जाएंगे। ऐमन बोले तो सलार ने गहरी सांस भरी। मैं ये सब नहीं लेता, उसने कहा और उसके जाने का इंतजार करने लगा। फिर आपके शहने दबा दूँ, नानी कहती है थकावट उतर जाएगी। नानी ने यह नहीं बताया कि किसी आवारा लड़के के कमरे में जाकर उसे दावत नहीं देनी चाहिए। सलार ने घूरा। ऐमन हंस दी और दुपट्टे को मजीद गर्दन से चिपका ली। उसे समझ आ गई कि कबीर ऐमन से शादी पर कभी क्यों नहीं राजी हुआ। नानी तो बहुत कुछ बताती हैं, बताएं आपकी खिदमत कैसे करूं? रहने दो, ले ली मैंने तुम्हारी खिदमत, तो बाकी पीछे कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सलार उठ गया कि शायद वो उठकर चली जाए। रोके तुम? ऐमन उसके पीछे आया। यार जाओ, तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो। सलार ने उसको दूर धकेला, जबकि ऐमन को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मम्मा को बुला लूँगा। क्यों? डर गए? एक आवारा लड़का लड़की से डर गया। ऐमन बोले तो सलार ने गुस्से से उसके बाल जकड़ ली। उससे पहले वो वाकई उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उसे जस्ट टाइम पास समझ कर दिमाग में जैमल का चेहरा उतर आया। वो एकदम झटका लगाकर उससे दूर हुआ। पेशानी पर पसीना उतर आया। वो समझ नहीं सका उसको चेहरा क्यों जहीन की स्क्रीन पर आया और वो ऐसे क्यों दूर हुआ, जबकि ऐमन को उसकी माँ ने पुकार ली, मगर वो तो सालार पर मार ही मिटी थी। अजीब जंगली सा आदमी था और उसे हर कीमत पर सालार ही चाहिए था। कि रुस्तगी की बात फैल गई। मुर्तज़ा ने इस बात पर खफगी का इजहार किया, मगर मदीहा की जिद की आगे चुप से हो गए। सब ही हैरान थे कि मदीहा इतनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है। गोया वो आरज़ के उसी अचानक फैसले की मुंतज़िर थी। सब में ऐद की रुस्तगी की खबर क्या फैली। सब उसको छेड़ने लगे। जो सोनू सी बैठी थी उसकी अंदरूनी कैफियत से तो प्रेशे ही आगाह थी। देखो रुखसती हो रही है तुम्हारी, और मुंह तुमने मुंह मन भर का बनाया हुआ। ऐमन ने ज़रा नागवारिस का। ऐद कुछ नहीं बोली, जबकि प्रेशे ने जब्त से उसको देखा। ऐमन, जब इंसान कुछ ना जानता हो तो चुप रहना चाहिए। है क्या बात है, ऐसी किसी और को पसंद करती हो? वो हंसकर पूछने लगी, जिस पर ऐद और प्रेशे एक दूसरे को देख कर रह गए। उसके बाद दोनों कुछ ना बोले, जबकि ऐमन काफ़ी देर बोलती है। अमल उसके लिए उपटन लेकर अंदर दाखिल हुई। तहम अम्मी ने कहा उपटन लगा लो। अमल ने मुस्कुराकर कहा और एक्साइटेड सी उसके पास आ गई। सब औरतें भी अभी आती होंगी। अमल ने जल्दी से कहा। तो ऐद घबरा गई। प्रेशे मुझे ये सब नहीं करना, उसने हिम्मत करके कहा। ऐद तमाशा ना बनाओ अपना। प्रेशे मेरी शादी पर मेरा बाप मौजूद नहीं, क्या ये अजियत कम है? वो आंसू से लबरेज आंखों से उसको देखती मध्यम लहजे में बोली। तब तक सब औरतें भी अंदर आ गई और उस तरह ऐद की रस्म होने लगी। नानी ने तो उसे पूरा पूरा उपटन में नहला दिया। आए लड़की, अब तूने लिबास नहीं बदलना, उन्होंने हुक्म दिया और अमल ने ढोलकी बजाना शुरू कर दी। शुगर मेला लगता रहा। ऐद काफ़ी संजीदा थी और प्रेशे बार बार उसे संभाल रही थी। रात गए। मुर्तज़ा साहब के हुक्म पर महफिल ख़त्म हुई, क्योंकि कल बड़ा दिन था। कबीर की मेहंदी और आरिज़ की रुखसी थी। अगले दिन बेहद मसरूफ़ था। सालार को शदीद बुखार हो गया था। आंखें सुर्ख थी, मगर वो सब संभाल रहा था। आरिज़ का मूड सख्त ख़राब था। वो किसी एक भी फ़र्द को अपने नज़दीक बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जबकि कबीर बेहद खुश था। सलार के साथ उसने पूरी मदद भी कराई थी, जबकि जहन भी लगा हुआ था। तुम्हारे से ज़्यादा एक्सीडेंट दूल्हा नहीं देखा मैंने। सलार ने टिश्यू से नाक साफ करके जहन के हाथ में थमा दिया और कबीर को कहा, जिसने उसे मसनूई घूरी से नवाजा, जबकि जहन तिल मिला गया सलार की उस हरकत पर। भैया यार, आप सुबह से ऐसा ही कर रहे हैं। जहन ने टिश्यू ज़मीन पर फेंका। काश यहाँ मेरा पिए होता, तो कम अज़ कम नखरे तो ना दिखता, एक तुम हो। सलार ने घूरा, जबकि जहन ने मुँह बना लिया। वैसे बड़े भैया उस लड़की को जोड़ दें। आपके ससुराली उसी लड़ी के नीचे बैठ गए। लाइटें पूरी पड़नी चाहिए। अफान के शोशे पर जैन, सलार और फान तीनों हंसने लगे, जबकि कबीर ने उसकी कमर पर मुक्कमर, अब सारा काम तुम खुद ही करोगे गद्दो। कबीर भड़क कर कहता पलट गया, लो सुन लो गद्दे भी, हम हैं महाराज की शादी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे अफान तुझे लगता है हमारी शादी होगी? सलार ने ठंडी वाह भरी। मेरी शादी तो तू ही कराएगा। अफान ने दांत निकाला। ये बहुत ही गलत है। उस अर्ज़ की रुखसी का शोशा वो तो सलार बाप को संभालेगा। कबीर की शादी हो और तो सलार तैयारी करेगा। अफान साहब, शादी पूरी की पूरी मेरे ऊपर डाले बैठे हो। तुम लोगों को मैं मर्द नहीं लगता? मेरे अंदर जज्बात नहीं है। वो आंखें निकालता चिल्लाया, जबकि जैन और अफान खूब हंसने लगे। बंद करो अपने मुंह। वो लाइटों की लड़ियाँ फेंकता चेयर पर बैठ गया, जबकि अफान और जैन लड़ियाँ लगाने लगे। तकरीबन तैयारियाँ हो गई थी। बस कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो जाता है। पहले मेहंदी की रस्म अदा की जाती और उसके बाद रुखसती। सालार मोबाइल स्क्रोलिंग कर रहा था। पैंट के पैंचे फोल्ड किए, सफ़ेद पाँव में चप्पलें पहने और ब्लैक टी शर्ट पहने जिसमें एक मसल वाज़े हो रहे थे। वो लापरवाह सा एक निगाह का मरकज़ बांध रहा था। ऐमन ने उसका सर से पाँव तक तजज़िया किया और उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कबीर से कहीं ज़्यादा हैंडसम
और डैशिंग है, उस पर वो कितना जंगली सा है। उसका दिल गुदगुदा सा गया और गुनगुनाती हुई वो पलटी और तैयार होने लगी। ऐत को प्रेशर और अमल पार्ला ले गई थी। उसने जाने से इनकार कर दिया। वो तो सालार को देखना चाहती थी उस अच्छे से। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। कबीर को स्टेज पर बिठाया गया तो सब देखकर हैरान रह गए कि उसके ससुराली कितने काम थे। बस 6 बंदे थे, 3 बच्चे और 3 ही बड़े। सब ने इस बात को महसूस किया, मगर खुशी के मौके पर कोई कुछ नहीं बोला। वो लोग रस्म करके एक तरफ बैठ गए, जबकि सलार जो खाने की तरफ मुतवज्जा था मुरझा के डांटे पर कपड़े चेंज करने भागा। अफान और जैन तो कबीर के साथ पहले से ही थे मौजूद, जबकि प्रेशर और अमल भी। प्रेशर पर से तो अफान की निगाह ही नहीं हट रही थी, जबकि जैन भी ना जाने बार बार अमल को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जबकि उसके अंदाज में जैन के इस तरह देखने से नाखूब नागवारी थी। दूसरा प्रेशर भी अफान को गोरी थी, मगर वो तो निगाह हटा ही नहीं रहा था। और बड़े भैया मुस्कुरा रहे थे। मदिया ने उसकी बुलाएं ले डाली। ऐमन भी तैयार थी घरारे में। वो सलार की निगाह का मरकज बनना चाहती थी। तभी वो स्टेज पर आ गई, जबकि आंखें सलार की मुंतजर थी। ब्लैक कुर्ता शलवार में वो तैयार होकर निकला, जबकि गले में येलो परना डाला हुआ था। तो एकदम उसकी निगाह आरिज पर गई, जो किसी से बात कर रहा था। ओ भाई, तू यहाँ क्यों है? सलार ने कहा। तो आरिज ने एकदम फ़ोन बंद कर दिया। मैं आ रहा हूँ भैया, आप चलें। वो बोला। किससे बात कर रहे थे? सलार ने संजीदगी से उसको देखा। किसी से नहीं, उसने कहा, और सेल फोन जेब में डाली। सफ़ेद कुर्ता शलवार में रेड वेस्ट कोट पहने, वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। सलार कुछ लम्हे उसको देखता रहा। कभी भी औरत से बदला नहीं लेना चाहिए। मेरे नज़दीक जो मर्द औरत से अपनी महरूमी का बदला लेता है वो बेहद कमज़ोर होता है। मर्द को शेव देता है कि वो अपने ही जैसे किसी मार से बदले के जैसे बात रखे। हमेशा औरत को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी रिश्ते में, फिर वो तुम्हारी बहन हो, ये बीवी या मोहब्बत। उसके शाने पर हाथ रखता वो बोल रहा था, जबकि आरज चुपचाप उसे सुन रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। वो ऐसी सोच रखता है, लगता भी नहीं था। आरज ने बस सर हिला दिया। चलो, सलार ने कहा, और वहाँ से दोनों निकलकर बाहर आ गए। लॉन में शाम ढल आई थी। चलो तो फ्लाइटों ने लॉन को अजब कशिश बख्श दी थी। कबीर की रस्म अब फैमिली के लोग कर रहे थे। सलार और औरत दोनों आ गए। ऐमन जो बोर खड़ी थी एकदम अलर्ट हुई। सलार की भी निगाह उस पर उठी, मगर सरसरी सी। वो कबीर के नज़दीक आ गया। आज यार मुझसे भी पीला पीला हो जा। उसने दोनों हाथों में उपटन बुला और कबीर के पूरे मुंह पर माल दिया, जबकि कबीर उसको हटाता रह गया। एकदम शोर सा उठा था और सब हंसने लगे। सलार, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, कबीर चिल्लाया। ये जो दूल्हे होते हैं ना बेटा, उनकी चूंच बांध ही रहती, कैसे कैसे मिसने से लगते हैं। सलार हंसा। हाँ, तुम्हें देख लूँगा मैं तुम्हारी शादी पर। कबीर ने अपने मुंह पर से साफ किया। हाँ, देखना, मुझसे ज़्यादा हैंडसम दूल्हा दुनिया में नहीं होगा। बस करो शोखा, हर वक्त तारीफें आपने। कबीर ने झिड़का। सब हंस रहे थे। महफिल गर्म थी। आर्य ने भी कबीर को मेहंदी लगाया और इस पर काफ़ी हुटिंग हुई। और फिर सब लड़कों ने मिलकर कबीर को बीच में खड़ा करके भंगड़े डाले। काफ़ी देर तक सलार के सांस फूल गए तो ऐमन जल्दी से उसे पानी देने लगी। सलार ने चौंक कर देखा और पानी का गिलास ले लिया। ऐमन तो फूले नहीं समाई। कुछ ही देर बाद ऐत को भी स्टेज पर लाया गया और फिर कबीर ने चेहरा साफ कर लिया। कपड़े चेंज करके वो अब एक भाई लग रहा था, जबकि सालार, जैन और फान ने भी अपने पीले परने उतार दिए। वो सब ऐत के भाई लग रहे थे। संजीदा से आरिस खौफनाक खामोशी लिए स्टेज पर बैठा था। उसके साथ ऐत को भी बिठा दी, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। खामोश सजी सजी पूर आरिस के लिए सजाया। वो दिलकशी के इंतहा पर थी। खाना खुला, सब ने खाना खाया और उसके बाद प्रेशर और अमल ने दूध पिलाई की। आरिस इन चौंचनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जबकि सलार ने इन दोनों की ख्वाहिश पूरी की और कबीर से अलग उन्होंने पैसे लिए थे। कुछ ही देर बाद रुख्सती का शोर हुआ तो ऐत ने जब्त से मुठियाँ बेच लीं। जब आज उसे शिद्दत से अपने बाप की याद आई थी, जिसको बुलाया गया था, मगर वो उसके सर पर हाथ रखने भी नहीं आया था। ऐत का जैसे सांस सा रोकने लगा। वो एक बार तो आते, एक बार तो वो उसके सर पर हाथ रखता। ये एहसास कि वो उसकी बेटी है, मगर कुछ नहीं हुआ था। जब उसे उठाया गया तो उसकी बांध मुट्ठी पर आरिस की निगाह गई और बेख्तियार उसने उसका हाथ थाम लिया। ऐत की बांध मुट्ठी उसके हाथ में चुप गई। इस वक्त वो जो महसूस कर रही थी आरिस की इस हरकत पर, वो जैसे उसके अंदर उठता तूफान एकदम ठहर गया, जैसे लाशौरी तो पर वो इसे एहसास दिला गया था कि वो तनहा नहीं है। ऐत को इस वक्त महसूस हुआ उसकी सारी तकलीफ़ों पर ये लापरवाह हाथ मरहम रख गया। आरे उसका हाथ थामे लान से घर में दाखिल और सालार कबीर, यहाँ तक सब बड़ों के चेहरे पर उसकी हरकत पर मुस्कान ठहर गई और आरज ऐत को लेकर अंदर दाखिल हुआ। प्रेशर अमल के साथ जैन, अफान और सलार ने भी रस्में शुरू कर दी। चल भाई निकाल पैसे, सलार ने कहा, जबकि उसके पीछे ऐमन भी आ गए। यार भैया, पैसे देना आपका काम है, मेरा नहीं। आर्य ने साफ इनकार किया। अब तुम लोग बस करोगे, रात उतर आया है, तमाशे नहीं खत्म हो रहे। मर्द साहब भड़के तो सलार मुंह बनाने लगा, जबकि आर्य ने शुक्र का सांस भरा। चलो जाओ अपने कमरे में, पहुँचाओ उन्हें। उन्होंने मदीहा को कहा। ये क्या, ये इतनी आराम से पहुँच जाएगा कमरे में? अफान
सलार के कान में घुसा, कोई और ऑप्शन नहीं, मेरे बाप गब्बर है, मेरा बाप घर है, वो हम सबको खा जाएगा, चुप रह फिलहाल, सलार ने कहा, जबकि खवातीन आयत को उसके कमरे में पहुंचाने लगी और आरज वहां से बाहर ही निकल गया। किधर, कमरे में जाओ तुम भी। कबीर ने घूरा तो 4 निगाह उसे भी कमरे में जाने लगा। ऐत उसके कमरे में आज हाक से बैठी थी, खामोश, पलकें झुकाए, सब बाहर चले गए थे। आरज भी अंदर मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार दोनों तरह थे, मगर आज से वो बस उसकी हो गई थी। उठो और कपड़े चीख लो अपने, मेरे लिए, इस तरह बैठकर वक्त ज़ाया मत करो। आरज ने 2 टोक बात की। ऐत ने उसकी जानिब देखा, कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो उठी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें उतारने लगी। आरज को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी था, जबकि आरज उसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठकर तकरीबन लेट कर वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। कमरे की खामोश फिजा में उसकी चूड़ियों की खनक खनक थी। अर्ज हर मुमकिन तरीके से उसको इग्नोर करना चाह रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। जिस तरह वो खुद को काबू कर रहा था, उसके हसीन चेहरे से निगाह चुराने की कोशिश में था। हर बार जाता रहा और जब उसने खुद पर से दुपट्टा हटाया तो अर्ज एक पल को साकत रह गया। लहंगे के गहरे गले ने उसे अपनी जनिब अपील किया था। वो जिन्नी के मैसेज का जवाब छोड़कर उठा, मगर रुक गया। ऐद की बिल्कुल भी तवज्जो उस पर नहीं गई थी। अपनी वेस्कट खोलकर वो गुस्से से वॉशरूम में चला गया, जबकि ऐद ने बेड पर पड़ी वेस्कट देखी और फिर अपने एयर रिंग्स उतारने लगी। थकावट उसे वाकई हो रही थी और फिर भूख भी लगी थी, जिसे वो बर्दाश्त करने की कोशिश में थी। मगर उसने सोच लिया था चेंज करके वो खाना खाने बाहर चली जाएगी। उसने अपने गले से सेट निकालना चाहा, मगर इतना सब कुछ उतार कर तो थकावट और भी बढ़ गई थी। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। बालों से पीने खींचकर उसे लंबे बाल खोल दिए जो पहले डिज़ाइनर की सूरत बंधे हुए थे। आरज बाहर निकला तो वो सोफे पर बैठती, खुले बाल गले में सेट, जबकि नाक की नथ जो होंठों पर गिरकर एक उधम मचा रही थी। उसके अंदर जज्बात की तोड़फोड़ शुरू हो गई। वो बिना झुके उसके नज़दीक गया और उसके साथ बैठ गया। बीवी तो थी ना उसकी, उसने दिल में सोचा, मगर वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और जो भी उसने उसके साथ पहले किया था वो सब गुस्सा और जिद थी। और आज वो किस तरह उसे मुतासर कर रही थी। ऐत एकदम उसके बैठने पर उठ गई, हैरानगी से उसको देखने लगी। अर्ज अपने इस हरकत पर सर थाम गया। ऐत ने जल्दी से सेट अपनी गर्दन से जुदा करना चाहा तो अर्ज ने सेट की डोरी को थाम ली। ऐत थाम गई, उसको देखने लगी, जिसकी निगाह उसकी शफाफ गर्दन से शाने पर सरकने लगी थी। अर्ज ने जज्बात से बोझल लमस उसके हाथों पर बखेर दिया। ऐत का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, जबकि अर्ज अपनी अकल, शऊर, अपनी जिद, अपनी पसंद, अपना गुस्सा सब एक तरफ रख चुका था। ऐत के सेट की डोरी ढीली करके उसने उसकी गर्दन से वो सेट जुदा कर दिया। ऐत फिर भी यूं ही खड़ी रही, जबकि अब आरज का लमस वो अपने शाने और गर्दन पर महसूस कर रही थी। क्या ये बस उसके जिस्म की दिलकशी थी जिससे वो मुतासर हुआ था? क्या वो अपनी बात पर इतना भी कायम नहीं रह सका था? क्या उसके दिल में ऐत के लिए कोई जज्बा था? क्या उसने अपने बच्चे को अपनाने का सोच लिया था? कि सवाल थे ऐत के दिल में। आरज ने खींचकर उसका रुख बदला और उसकी नथ देखने लगा। उसकी नथ पर ही अपना पुरहिद्दत लमस रखकर वो आंखें बंद कर गया, जैसे यहाँ उसे दुनिया जहाँ का सुकून मुयस्सर आया था। दोनों की बेतरतीब सांसें बहकने लगी थी। आर्य ने उसके रेशमी बालों में हाथ फंसा लिया और उसे और भी नज़दीक करके वो जज्बात पर काबू ना रख सका, बहकता चला गया। कि आपने भी वक्त ज़ाय करने का सोच लिया है? ऐत मध्यम लहजे में बोले, जबकि अर्ज को कोई खींच कर हकीकी ज़िंदगी में लाया था। उसने आंखें खोलकर ऐत की तरफ देखा, जिसकी लिपस्टिक फैल सी गई थी, उसके शदीद लमस की गवाह थी। तुम्हारा बोलना ज़रूरी था, वो बिगड़े तेवरों में बोला। क्यों हकीकत में आ गए मेरे बोलने से? ये मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा तलाश कर रहे थे। ऐत ने उसकी जानब देखा। आर्य ने उसको खुद से दूर झटक दिया। आपकी भीख में दी गई कुर्बत नहीं चाहिए आरिज, मुझे अपनी बकवास को मुंह के अंदर रखो। वो बालों में हाथ फेरता बोला, क्यों आपको बुरा लग रहा कि आपके हकूक़ के बीच में हैल होगी मैं? वो मुस्कुराकर उसको चिढ़ा रही थी। ऐत मैं कर, मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। वो चिल्लाया। चिल्लाए मत आरिज, बाहर आवाज़ जागी। मैंने अपने नाम से बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, मैं बोली कुछ नहीं। मैंने कहा मुंह बंद करो। समझ क्या रही हो अपने आप को? बहुत हूर परी हो जिसको देखकर मैं अपनी बात से फिर जाऊँगा। उसका मुंह जकड़ कर वो बोला, तो ना फिरे ना अपनी बात से ना साबित कर मुझ पर कि आप मुझसे अपनी आवाज़। शट अप। वो धाड़ा। बीवी हो तो मेरी, उसने जिताया। बीवी के साथ ये सलूक नहीं होता आरिज कि मैं रुखसती से पहले माँ बनने वाली उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी ज़ुबान रोक दी। वो नीचे बैठती चली गई। बार बार ये ताना मारना ज़रूरी है मुझे? तुम मेरी बीवी हो, भले मुझे तुम पसंद नहीं हो, मगर जब और जिस पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगा। और ये बात यार मुझे तुम रोक नहीं सकती। वो आंखें निकालता घुर्राया। ऐत सिसकने लगी, मुंह बंद करो अपना और चेंज करो। वो उठ गया उसके पास से। मैं आपकी किसी भी नीच हरकत का निशाना नहीं बनूंगी। अब वो रोते में बोले, अच्छा वाकई चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना नीच हूँ।
उसके बाजू को घसीट कर उसने उसे बेड पर फेंका और अपना कुर्ता उतारने लगा। आरिस, ऐत सहम सी गई थी। क्या हुआ ऐत? वो खबासा से मुस्कुराया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो रोते में उसे रोकने लगे। चाहो तो रोक लो। अपना कुर्ता सोफे पर फेंक कर वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया और उसे खींचकर अपने पास का लिया। उसकी सुर्ख आंखों से लबरेज आंखों में आंसू तस्कीन का बायस थे। उसके नाक से नथ फिर भी उसने एहतियात से उतारे। समझे वो खुद भी नहीं पा रहा था कि वो चाह कर भी उसके साथ बेरहम क्यों नहीं हो रहा, क्यों उसके वजूद में इतनी कशिश थी। ऐत के सांसों को अपनी कैदी करके वो जैसे मगन सा हो गया। ऐत फड़फड़ा सी गई मगर अर्ज बिल्कुल उस पर हावी हो गया। तकिए पर उसे धकेल कर वो अपने काम में शिद्दत ले आया था। शश, ऐत की मज़ाहमत पर आंखें निकालता वो बोला। ऐत को वो शब याद आ गई जो उसने तकलीफ में गुजारी थी, जिसमें भी उसने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का कहा था। फिर जैसे वो बेबस हो गई, ना वो कुछ कर सकी और न ऐत रोक पे, और एक बार फिर वो उसके हकूक ना चाहते हुए पूरे करने लगे। जबकि आरिस दुनिया जहाँ की शितें उस पर लुटा रहा था, ये जाने बिना कि वो उससे सख्त नफरत करता है। उसके अंदाज में जनून नहीं था, अजीब मसरूरियत थी जिससे ऐत भी जल्दी सब भूल गई। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।